नमस्कार, मैं आशुतोष पांडे अपने चैनल द नेशन मिरर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हो चुका हूं कई मुद्दों पे चर्चा करने के लिए और मेरे साथ चर्चा करने के लिए उपस्थित हो चुके हैं रंजीत तिवारी जी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ये समय समय पर कई मुद्दों पे संघर्ष करते रहते हैं। चाहे वो मुद्दा फौज से जुड़ा हो, राजनीतिक मुद्दे हों, आर्थिक मुद्दे हों या सामाजिक मुद्दे हों, हर वक्त जो है ये कई मुद्दों पे संघर्ष करते रहते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं रंजीत तिवारी जी का। सर नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार आशुतोष सर, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर मैं आपसे अभी कुछ हाल ही में हुए कुछ कार्यक्रम के बारे में कुछ सवाल करूंगा, फिर आगे जो है विभिन्न मुद्दों पे आपसे मैं चर्चा करूंगा। जी आशुतोष। तो मेरा पहला जो मुद्दा है सर कि अभी हाल ही कुछ दिन पहले 18 जुलाई को जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ था और वो इस यात्रा के दौरान जो है कई सारे सौगात जो है बिहार वासियों के लिए दिए। लगभग 7200 करोड़ रुपए का सौगात जो है हमारे बिहार वासियों को मिली है, जिसमें कई योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या रेल परियोजना हो, कई सारी योजना जुड़े हुए हैं। तो सर आप इस जो यात्रा रही है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? आशुतोष जी, पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं जी कि ये जो मोतिहारी है ये चंपारण का मुख्यालय है जी। सिर्फ पूर्वी चंपारण का नहीं, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण दोनों ही चंपारण का ये मुख्यालय है मोतिहारी जी। और एक बहुत बड़ा इलाका है और इसका एक राजनीतिक और ऐतिहासिक अतीत रहा, एक पास्ट रहा इसका। चाहे महात्मा गांधी को भारत में पहचान मिली हो या कोई भी राजनेता अपना कोई भी राजनीतिक यात्रा या राजनीतिक आंदोलन शुरुआत करता है तो उसकी शुरुआत यही से होती है, यानी मोतिहारी से होती है। तो इस नज़रिए से देखा जाए तो हमारा चंपारण एक समृद्ध ऐतिहासिक महत्व का एक जगह है जी। तो मोदी जी ने यहाँ अपना रैली किया और ये रैली क्यों किया आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। अभी चुनाव आने वाला है बिहार में, यानी बिहार सरकार का कार्यकाल खत्म होने वाला है, कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। तो ये जो दौरा था विशुद्ध राजनीतिक दौरा था। ये अलग बात है कि इस दौरे से बिहार को बहुत सारी सहूलियतें मिली हैं, बजट मिला है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट्स मिले हैं, रेलवे का काम हुआ है, जो जिनके पास आवास नहीं है उनको आवास भी मिला है। लेकिन अभी भी मैं कहूँगा ये राजनीतिक रूप से विशुद्ध राजनीतिक यात्रा और राजनीतिक रैली ही थी, जिसका निशाना है 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव। यहाँ एक तीर से कई निशानों के ऊपर मतलब टारगेट किया गया है। तो आखिर ये रैली जो है मोतिहारी से ही क्यों शुरू हो गई? ये पूरा चंपारण एक ऐतिहासिक जगह रहा है, इसका एक समृद्ध इतिहास है और कई राजनीतिक आंदोलनों की ये भूमि रही है। इसमें सबसे प्रमुख है महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह 1917 में जो हुआ था। महात्मा गांधी को उससे पहले भारत में लोग नहीं जानते थे, उसके बाद उन्होंने यहाँ आके अपना सत्याग्रह किया। पहला सत्याग्रह यहीं पे किया, सफल रहा। अंग्रेज़ों को अपने मतलब नियम कानूनों में बदलाव लाना पड़ा। देखा देखी बाकी राजनेताओं ने भी अपना जो आंदोलन है यहीं से शुरू किया। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी चाहे केंद्र में चुनाव जीत रही हो या विभिन्न राज्यों में, बीजेपी के पास एक ही चेहरा है, वो है नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे यहाँ के जो लोकल एमपी हैं, एमएलए हैं और दूसरे जो भी मतलब विभिन्न पदों पे आसीन पॉलिटिशियंस हैं बीजेपी के या एनडीए के, तो वो लोगों को उन लोगों को चुनाव से डर है। क्योंकि एक छोटे से एमएलए की इलेक्शन के लिए इतने बड़े लेवल पे प्रधानमंत्री जी को बुलाना पड़े, तो मुझे तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं से हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं भाजपा के, जो है मोतिहारी का या आसपास के मतलब पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से डर गए हैं, कहीं ना कहीं से डरे हुए हैं। क्योंकि कुछ लोग इनमें से 15-15 सालों से यानी 3-3 टर्म से विधायक बने हुए हैं। शुरुआत में उनका कार्यकाल बहुत अच्छा था, अभी आम जनता का दरवाज़ा उनके लिए बंद है। अगर आप किसी अपनी परेशानी को लेके जाएं तो आपको वादा ज़रूर मिलता है कि आपका ये काम हो जाएगा या करने की कोशिश करेंगे, बट आपका वो काम होता नहीं है, चाहे आपका मुद्दा जेन्युइन ही क्यों ना हो। तो जनता भी अब नाराज़ हो चुकी है, मोदी जी के नाम पे इनको कब तक वोट देगी। तो जनता भी अब बदलाव चाहती है। रही बात मोदी जी की, तो मोदी जी की यात्रा जो है मैं इसे विफल यात्रा कहूँगा। क्यों? मुझे आज भी 2014 का वो वाक़या याद आता है, आपको भी याद होगा जी। जब कांग्रेस के खिलाफ 2014 में चारों ओर कांग्रेस विरोधी, यूपीए विरोधी लहर थी और मोदी के सपोर्ट में, मोदी जी की सपोर्ट में, एनडीए के सपोर्ट में लहर चल रही थी। इसी दौरान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जो कि उस वक्त गुजरात के सीएम थे, इनका चंपारण दौरा हुआ था मोतिहारी में। इसी मोतिहारी में उन्होंने कुछ भाषण दिया था, वो मैं आप ही से सुनना चाहूँगा। उनका भाषण था 2014 में कि जो मोतिहारी के चीनी मिल बंद हो चुका है उसको दोबारा हम चालू करेंगे और अगली बार जब भी हम यात्रा पे आएंगे तो मोतिहारी का
मोतिहारी चीनी मिल के निकले हुए चीनी की बनी चाय को पियेंगे। हाँ, यानी कि मोतिहारी की चीनी मिल से जो शुगर का प्रोडक्शन हो रहा है उस चीनी से बनी हुई चाय को पी के जाएंगे। बट ऐसा तो हुआ नहीं अभी तक, कई दौरे हो चुके बिहार में उनके। देखिए मैं बताता हूँ, ये विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक प्रलोभन था वोट हासिल करने के लिए। सबको मालूम है कि जो ये चंपारण नहीं कहूँगा, मोतिहारी का जो चीनी मिल है एक प्राइवेट चीनी मिल है जिसका नाम है श्री हनुमान शुगर इंडस्ट्रीज, यही नाम है ना जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो ये निजी चीनी मिल है, किसी कारणवश ये चीनी मिल बंद हो गई, चाहे वो राजनीति की वजह से हुआ हो या अन्य कारणों से हुआ हो। राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने मदद देके उसको खुलवाने की कोशिश नहीं की। वैसे भी वो प्राइवेट चीनी मिल है, सरकार का तो है नहीं। तो पहली बात, सरकार उस चीनी मिल को आर्थिक मदद देके खुलवा सकती थी, नहीं हो पाया तो सरकार दूसरी सरकारी चीनी मिल बनवा सकती थी। जरूरी नहीं है कि वही मोतिहारी की ही चीनी मिल खुले। दूसरी बात, कोर्ट में भी हनुमान शुगर इंडस्ट्रीज के लोगों के बीच में ही, जो उसके ऑनर्स है उनके बीच में ही आपस में केस है। तो चीनी मिल चूँकि एक प्राइवेट संस्था है और उसमें केस भी चल रहा है, तो इस प्रकार का मतलब वादा जो है, एक जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार है उनके द्वारा झूठा वादा नहीं किया जाना चाहिए था। वैसे मोदी जी का काम बहुत अच्छा रहा है, मैं उनका खुद ही प्रशंसक हूँ, लेकिन झूठे वादे तो नहीं करने चाहिए, इस बात का मैं विरोधी हूँ। जो मोदी जी या कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनेता या सामाजिक कार्यकर्ता जो भी वादा कर रहा है, तो अगर सच्चा वादा है तो मैं उसके साथ हूँ, अगर वो वादा झूठा है और विशुद्ध रूप से राजनीतिक वादा है तो मैं उसके खिलाफ हूँ। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार के वादे तो उन्हें नहीं करने चाहिए थे। अभी भी अगर मोदी जी चंपारण में आए हैं, मोतिहारी में आए हैं, तो राजनीतिक फायदे के लिए ही आए हैं। मेरा ऐसा मानना है आशुतोष जी, किसी भी राजनेता द्वारा झूठा प्रलोभन नहीं दिया जाना चाहिए जनता को, और मुफ्त की रेवड़ियाँ भी नहीं बांटी जानी चाहिए। अभी मुफ्त की रेवड़ी, इसी रैली में मोदी जी के साथ हमारे नीतीश जी थे, उन्होंने क्या बोला कि 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया है। आपने पहले क्यों फ्री नहीं किया? अब जब जन सुराज द्वारा या राष्ट्रीय जनता दल द्वारा जो उनके मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं माननीय तेजस्वी जी, उनके द्वारा वादा किया गया कि हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन को इतना बढ़ा देंगे या मुफ्त बिजली देंगे, इतनी यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, तो उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने क्या बोला कि 125 यूनिट हम बिजली मुफ्त देंगे। 400 रुपये का जो सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत जो भी वृद्धा पेंशन है या विधवा पेंशन है या विकलांग लोगों को मिलता है पेंशन, 400 रुपये मिलता था, उसको फट से 1100 रुपये कर दिया गया। क्यों? इलेक्शन के टाइम में ही क्यों किया गया? अगर आपकी नीयत साफ थी तो आप पहले करते, बिल्कुल। चुनाव के टाइम में क्यों? यानी कि अगर तेजस्वी जी ने इसका वादा नहीं किया होता तो आप भी नहीं करते। तो ये तो आप लोगों में होड़ मची हुई है, तो इसका श्रेय तो आपको न दे करके तेजस्वी जी को देना चाहिए, ये तेजस्वी जी की वजह से मिला है। तो सर, जो ये रैली हुई थी माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा ये भी कहा गया था कि जो है जो हमारे शहर है मोतिहारी, उसको मुंबई शहर जैसा, और जो पटना है उसको जो है पुणे शहर जैसा हम बनाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने पूरे बिहार वासियों को जो है 4 अमृत भारत ट्रेन का भी सौगात दिया, जो कि एक अपने मोतिहारी शहर से आनंद विहार तक नई दिल्ली को जाएगी। जो है ये ट्रेनों का जो है उन्होंने तोहफा दिया है पूरे बिहार वासियों को। तो इस पर आपकी क्या राय है सर? आशुतोष जी, सबसे पहले मैं बात करूँगा, ये जो आप नहीं, जो मोदी जी ने कहा कि मोतिहारी को मुंबई की तरह बनाएंगे और पटना को पुणे की तरह, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोतिहारी की। मोतिहारी की तुलना तो कभी मुंबई से हो ही नहीं सकती। मोतिहारी को ये स्मार्ट सिटी बना दें, यहाँ पे सीवरेज अच्छा हो, अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, लोगों के रोजी रोजगार के लिए यहाँ साधन हो, प्राइवेट नौकरियाँ मिल सके, क्योंकि सभी को गवर्नमेंट जॉब तो दे नहीं सकते। तो इसके लिए इसका मतलब औद्योगिकीकरण करना जरूरी है, जो कि अभी तक हो नहीं पाया है। तो इतना भी हो जाए तो काफ़ी है। अब मुंबई की तरह आप बना नहीं सकते, क्योंकि मुंबई तो भारत की आर्थिक राजधानी है। मोतिहारी को मुंबई की तरह बनाएंगे, ये बड़बोलापन है। ठीक उसी प्रकार से बड़बोलापन है जैसे कि चीनी मिल का वादा किया गया था कि मोतिहारी की चीनी मिल को हम ओपन करेंगे और उससे बनी हुई चाय पी के मैं यहाँ से जाऊँगा। ये ठीक उसी प्रकार का एक चुनावी जुमला है, जो कि संभव नहीं दिखता है, दूर दूर तक मुझे संभव नहीं दिख रहा। दूसरा चीज़ कि जो मुंबई शहर है भारत की आर्थिक राजधानी है, ये विभिन्न लोगों को, अनपढ़ से लेकर के PhD तक वाले को, एक मतलब हर डॉक्टर से लेकर इंजीनियर तक, फिल्म वालों को, हर प्रकार के लोगों को ये रोजी रोजगार देता है, जो कि रोजगार के लिए मतलब मोतिहारी आज भी मतलब एक मुफीद नहीं है, जीरो है, बिल्कुल जीरो है, सिफर है ये। हाँ, यहाँ पे महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय है, बिहार में टोटल 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय है, एक अपना मोतिहारी का, दूसरा गया का। तो उसकी वजह से थोड़ा सा एजुकेशन के क्षेत्र में इसका मोतिहारी का दबदबा बढ़ा है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से भी लोग आ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स बाहर से भी है, लेकिन खाली यूनिवर्सिटी से तो होगा नहीं। यूनिवर्सिटी को जो जगह मिला है, आज भी वहाँ पे बिल्डिंग बन नहीं पाई, कहीं पे जिला स्कूल में चल रहा है, कहीं किसी दूसरे कॉलेज में चल रहा है, कहीं पे प्राइवेट जगह पे। ये केंद्रीय विश्वविद्यालय 5-6 जगहों पे बिखरा हुआ है, उसको कब लाया जाएगा एक जगह पे जो उसके लिए अलॉटेड लैंड है, वहाँ पे कब, एक कैंपस के अंदर ये कब शुरू होगा?
आपने मुंबई बनाने के लिए तो कह दिया मोतिहारी को, पहले आप यहाँ एक मेडिकल कॉलेज तो खोलिए, कोई अच्छा मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया आपने, आप उसको ठीक से रन कीजिए। दूसरा कोई टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाइए, अच्छा लॉ कॉलेज खोलिए, जिससे कई सारे विद्यार्थी जो बाहर जाते हैं, दिल्ली हो गए, मुंबई हो गए, उनको ना जाना पड़े। लोगों के आने जाने के लिए एयरपोर्ट तो होना चाहिए। जी बिल्कुल। देखा जाए तो ये जो मोतिहारी है एक स्ट्रेटेजिकल पॉइंट रखता है, स्ट्रेटेजिकल अहमियत का जगह है, क्योंकि नेपाल से हम बहुत ही नज़दीक है। नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर वीरगंज हमसे 55 किलोमीटर की दूरी पे है, जो कहा जाए तो नेपाल की आर्थिक राजधानी भी है, हमसे 55 किलोमीटर दूर है। तो क्यों नहीं पिपराकोटी से रक्सौल जाने वाले रोड को 4 लेन करने के बारे में बात किया गया? क्यों नहीं छपवा से बेतिया तक जो रोड जा रही है, हाईवे जो जा रहा है नेशनल हाईवे, उसको 4 लेन क्यों नहीं किया जा रहा है? इससे भी तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने से बिजनेस भी बढ़ेगा। क्यों नहीं किया गया? तो ये सारी बेसिक चीज़ें कीजिए ना, लोगों को रोजगार दीजिए, एम्प्लॉयमेंट दीजिए, एजुकेशन दीजिए, हेल्थ फैसिलिटीज दीजिए, बाद में मुंबई बनाइए। और मोतिहारी लैंडलॉक्ड है, मुंबई अरेबियन सी के किनारे बसा हुआ है, इंटरनेशनल एसेज रखता है, और मोतिहारी भी इंटरनेशनल एसेज रखता है, लेकिन नेपाल के लिए गेटवे ऑफ नेपाल हमारे रक्सौल को कहते हैं, दिल्ली और कलकत्ता को सीधे ही कनेक्ट करता है। लेकिन आपने रोड डेवलपमेंट तो किया नहीं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो पिछली यूपीए की गवर्नमेंट हो चाहे अभी की एनडीए की गवर्नमेंट हो, किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अभी जो पावर में है उनका काम बनता है इन बेसिक चीज़ों को समझना, हवाई मुद्दों के ऊपर बात नहीं करना, जनता को लॉलीपॉप नहीं देना है, फैक्चुअल बातें जो है, जो फैक्ट है उनके ऊपर काम करना है। तो मेरा ऐसा मानना है। तो मैं कहीं से भी ये मुंबई वाला जो मुद्दा है कि मोतिहारी को मुंबई बनाएंगे और पटना को पुणे बनाएंगे, कहीं भी मैं इससे खुश नहीं हूँ। तो ये जो आप मोतिहारी को मुंबई तो छोड़िए, यूपी में एक शहर है मुरादाबाद, एक नगर निगम है मोतिहारी की तरह, आप मुरादाबाद की तरह तो बना के दिखा दीजिए। मुंबई बहुत दूर की कौड़ी है सर। तो ये जो 4 ट्रेन की जो सौगात मिली है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? 4 ट्रेन की सौगात मिली है, अमृत भारत, अमृत भारत ट्रेनें हैं, जिनमें से एक ट्रेन हमारी मोतिहारी से ही चल रही है। बहुत अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूँ। और हमारी गरीब जनता के लिए, और जो खास करके बिहार से बाहर जाने वाले हैं, दिल्ली की ओर जाने वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत सहूलियत होगी। लेकिन थोड़ी सी टीस उठती है। टीस क्या हमारा बिहार लेबर एक्सपोर्ट के लिए है? क्या हमारे मतलब बिहार से ट्रेनों में भर भर के लोग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की ओर जा रहे हैं, एग्रीकल्चर लेबर है ना? जी बिल्कुल। और इंडस्ट्रियल लेबर गुजरात और महाराष्ट्र की ओर जा रहे हैं। क्यों? इन स्टेट से, जो वेस्टर्न स्टेट है, साउथ के स्टेट है, नॉर्दर्न स्टेट है, वहाँ से कब लोग बिहार में आएंगे? कब यहाँ आके काम करेंगे? जब तक कोई इंडस्ट्रियल यहाँ पे शुरुआत नहीं होता, तब तक तो उनके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखिए, हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा है, मेरा मानना है कि यहाँ बड़ी इंडस्ट्रीज बना भी नहीं सकते, लैंड की दिक्कत है। अगर कोई बोल रहा है कि हम इसको पूरा इंडस्ट्री का जाल फैला देंगे, वो भी झूठ बोल रहा है। यहाँ पे एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री होना चाहिए, जैसे कि छोटे छोटे शुगर मिल नहीं हो सकता है तो जो गुड़ बनाने वाला गुड़ बना सकते हैं, बिल्कुल एथेनॉल बना सकते हैं, है कि नहीं जी। जो भी पोल्ट्री का, जो मक्के से जो हम बनाते हैं पोल्ट्री फीड्स, वो बना सकते हैं, कैटल फीड्स, गाय भैंस के लिए फीड्स बना सकते हैं, ऐसी बहुत सारी छोटे छोटे इंडस्ट्री बना सकते हैं। तो इस पर क्यों फोकस नहीं है? यहाँ पे इतनी ज़मीन है, हम यहाँ पे सब्जियों को उगा करके, जो अरेबियन कंट्रीज़ है, जो डेजर्ट वाले कंट्री है, पैसा है उनके पास, वहाँ सब्जियाँ भेज सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? सुविधाएं होनी चाहिए। क्या सुविधा? कोल्ड स्टोरेज। जी बिल्कुल। या तो गवर्नमेंट खुद बनाए, या फिर जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको यहाँ पे बुलाए, उनके थ्रू करवाएं। सर, यहाँ की इकोनॉमी बदल जाएगी। बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। कहाँ हो रहा है? किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है, लंबे वक्त से यहाँ पे नीतीश कुमार जी का शासन रहा है, चाहे वो आरजेडी के साथ रहे हो, चाहे वो बीजेपी के साथ रहे हो, कभी इधर कभी उधर, लंबा वक्त हो गया है। अभी बदलाव की ज़रूरत है सर, अभी राजनीति में बदलाव की ज़रूरत है। जिसको मौका नहीं मिला उसको एक बार मौका देना है। अगर वो ठीक काम करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं उनको पलट देना है। जनता के पास पावर है। लोकतंत्र का मतलब है 5 साल में दिया गया है, हमको सरकार पसंद है तो उसको कंटिन्यू करें, नहीं पसंद है तो पलट दें। लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग गवर्नमेंट्स को रिपीट करते आ रहे हैं, इसलिए कई सारी चीज़ें जनता की नज़र में नहीं आ पाती। हो सकते हैं कुछ घोटाले भी हुए हों। ये मैं मोदी गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, या कोई नगर निगम है वहाँ की बात कर रहा हूँ। हर जगह हमें बदलाव करना चाहिए। जो काम कर रहा है उसको मौका देना है। अगर हमें लगता है कि काम नहीं हो रहा है, आप बदलिए उसको, आपको पावर है। हम कोई मोनार्की में तो जी नहीं रहे हैं, कोई डिक्टेटरशिप में तो जी नहीं रहे हैं। हम आज एक दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी बोलने से नहीं होगा। डेमोक्रेटिक जो कंट्री है उसका जो गुण है, उसका जो नेचर है, जनता को ही दिखाना है।
जनता को किसी राजनीतिक दल के प्रलोभन में नहीं आना है। जो अच्छा काम करे उसको मौका देना है। जब तक अच्छा काम करता है ठीक है, नहीं काम कर रहा है भाई उसको पलट दो, नहीं तो इसमें खींच लो उसकी कुर्सी। इसमें एक चीज़ और है ना, राजनीतिक क्षेत्र में जो है फिर से एक बार जो है कई ऐसे आपराधिक छवि के लोग भी जो है जुड़ चुके हैं। हाँ बिल्कुल, और कई ऐसी पार्टियां भी जो है उनको जो है अच्छे तरीके से जो है उनको टिकट भी दे रही है। तो इस पे जनता का विश्वास भी नहीं रहा ना कि अगर एक आपराधिक छवि का व्यक्ति अगर वो किसी पार्टी के साथ जुड़ रहा है तो कैसे उन पे विश्वास करें कि आगे उनके लिए हित में रहेगा या अहित में रहेगा। इस पे आपके क्या राय? मेरा पर्सनल व्यू ये है कि अगर कोई आदमी, कोई व्यक्ति पहले अपराधी रहा है, लेकिन अगर उसको एहसास होता है कि मैंने जो किया है समाज के विरोध में कार्य किया था, राष्ट्र, देखिए अपराधी राष्ट्र विरोधी तत्व नहीं है, आपको फर्क करना होगा समाज विरोधी तत्व और राष्ट्र विरोधी तत्व में। अगर राष्ट्र विरोधी तत्व है उसको तो कहीं से मौका नहीं मिलना चाहिए। जैसे कि कोई टेररिस्ट है, कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट में या नेशन के अगेंस्ट में जो काम कर रहा है उसको तो कहीं से भी मौका नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अगर कोई एंटी सोशल यानी समाज का द्रोही रहा है, अपराधी रहा है, अगर वो अपनी गलतियों को मान रहा है और अब समाज सेवा के क्षेत्र में आ रहा है, उसका मन बदल चुका है, तो एक बार उसको जरूर मौका देना चाहिए। 5 साल में अगर वो अच्छा काम करता है तो उसको कंटिन्यू कीजिए, अच्छा काम नहीं करता है तो उसको पलट दीजिए। डेमोक्रेसी है भाई, आप पलट सकते हैं, लेकिन एक बार मौका तो देना चाहिए। कुछ लोग आवाज़ उठाते हैं कि राजनीति का अपराधीकरण। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैंने कई ऐसे आपराधिक छवि के लोगों को देखा कि उनकी छवि बहुत खराब है कि ये अपराधी है, बट जनता से जुड़े मुद्दों के ऊपर वो बहुत अच्छा पैनी निगाह रखते हैं और सबसे पहले मैटर को सॉल्व करते हैं और मतलब वेलफेयर का काम करते हैं वो। और जो पहले से वेल एस्टेब्लिश्ड लीडर्स हैं उनके पास हम किसी मुद्दे को लेकर जाते हैं तो वो गोल मटोल जवाब देते हैं, काम को नहीं करते। जबकि कई बार आपराधिक छवि के लोग टेढ़ी काम को भी एक फ़ोन कॉल करके करा देते हैं। हाँ, सही काम कराते हैं वो, अगर गलत काम करा रहे हैं तो मैं उसका विरोधी हूँ, बट अगर वो आपराधिक छवि के लोग अब अपराध नहीं कर रहे हैं, अपराध को उन्होंने तिलांजलि दे दिया है और समाज सेवा के क्षेत्र में आ गए हैं तो उनका स्वागत किया जाना चाहिए। सर, हमारी ये जो धरती है भारत भूमि हमेशा ऐसे लोगों को साथ दी है। वाल्मीकि को तो आप जानते होंगे, महर्षि वाल्मीकि, और हमारा चंपारण महर्षि वाल्मीकि की भूमि है। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के नाम पे एक जगह है हमारा पश्चिमी चंपारण में, वाल्मीकि नगर, जो कि एक टूरिस्ट प्लेस है ना। तो वाल्मीकि से आप, वाल्मीकि कौन थे? एक डाकू थे, महर्षि बाद में थे, पहले एक डाकू थे, वो रत्नाकर थे जी। जब वो बदल सकते हैं, वो महर्षि बन सकते हैं, तो एक आम आदमी, एक आम अपराधी क्यों नहीं बन सकता जी? वो आम अपराधी कोई ISI का एजेंट तो नहीं है, चाइना के CIA का एजेंट तो नहीं है, हमारे ही बीच का एक सिटीजन है। किसी कारणवश अगर वो भटक गया है तो अगर वो समाज की मुख्य धारा में आना चाहता है तो दिक्कत क्या है? आप उसको मौका दीजिए। अगर आपको लगता है, उसको ऑब्जर्व कीजिए, आपको लगता है कि वो अच्छा कर रहा है, उसको कंटिन्यू कीजिए। अगर अच्छा नहीं कर रहा है, आपके हाथ में पावर है। डेमोक्रेसी में सबसे जो असली पावर है किसके हाथ में है? आपके और मेरे हाथ में, यानी कि जनता के हाथ में। हम आम जनता है जी, बिल्कुल। हम जिसको चाहे राजा बनाए, जिसको चाहे उसको नीचे पलट दे, हमारे पास है ना, मताधिकार तो जनता के पास मताधिकार है। बट मताधिकार का कभी भी अपने विवेक के अनुसार प्रयोग करना चाहिए। अभी इलेक्शन का टाइम आया है, लोग जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे बरगलाएंगे। उस बहकावे में नहीं आना है, अपने दिमाग और दिल की सुनना है, और जो दिल और दिमाग कहे उसको आप वोट करें। और मौका तो मिलना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए, बदलाव तो आना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि कुछ लोग राजनेताओं की एजुकेशन पे सवाल उठाते हैं जी, बिल्कुल उठाते हैं। इस बारे में हाँ, हाल ही में अगर मैं बात करूं, जो अभी उभरते हुए एक राजनीतिक पार्टी है जो कि प्रशांत किशोर जी का, जिनको बारे में मैंने काफ़ी सुना है कि कई बार जो है एक हमारे बिहार के ही राष्ट्रीय जनता दल पार्टी है, जो है भावी उम्मीदवार हैं, मुख्यमंत्री के भावी उम्मीदवार हैं तेजस्वी जी, जिनके बारे में नवी फेल कह के उनको संबोधन करते हैं जी। बिल्कुल। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, एजुकेशन अलग चीज़ है, प्रैक्टिकल नॉलेज अलग चीज़ है जी। तो एक जो लीडर है उसमें एजुकेशन से अधिक प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, जमीनी मुद्दों की उसे जानकारी होनी चाहिए। वो व्यक्ति राजनेता ऐसा होना चाहिए, उसकी PhD से, उसके मतलब ऑनर्स से, उसके BTech से हमें कोई मतलब नहीं है। वो जनता के मुद्दे को समझे, जनता के मुद्दे को अधिकारियों तक रख सके। अगर अधिकारी उसके लिए, अगर किसी डेवलपमेंट वर्क के लिए ना नुकुर कर रहा है तो उन मुद्दों को लेकर सड़क पे संघर्ष कर सके, सत्ता पक्ष के प्रति वो अपना विरोध प्रदर्शन कर सके। कैसे भी करके मतलब जो जनता का काम है वो होना चाहिए और जनता के मुद्दों को अलग अलग मंच पे बोल सके। तो ये क्वालिटी होनी चाहिए एक पॉलिटिशियंस में। वो चाहे PhD हो, चाहे वो अंगूठा छाप हो, ये मायने नहीं रखता है। उसको लिखने पढ़ने के लिए तो उसको PA मिलता है ना। उसका जो सोच होना चाहिए, विजनरी होनी चाहिए, दूरदर्शी व्यक्ति होना चाहिए, मजबूत इरादे का होना चाहिए। ये होनी चाहिए एक पॉलिटिशियन का। वो इससे जो एजुकेशन से जोड़ रहा है भाई, उसको कोई कॉर्पोरेट कंपनी में जा करके, मल्टीनेशनल कंपनी में जाके किसी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं बनना है, उसको CM का चीफ सेक्रेटरी नहीं बनना है। बट वो अगर पावर में आता है तो उसको PA तो मिलता है। उसका माइंड शार्प होना चाहिए, उसकी पकड़ होनी चाहिए, उसके अंदर विजन होना चाहिए। ऐसे लोग पॉलिटिक्स में होना चाहिए, चाहे वो 9वीं फेल हो, चाहे वो PhD हो, मायने नहीं रखता है। रही बात तेजस्वी जी की,
तो ये किसी के ऊपर कि वो कितना पढ़ा लिखा है ये कोई मायने नहीं रखता है। मैं आपको चंद एक उदाहरण दूंगा के कामराज का नाम सुना आपने, पॉलिटिशियंस थे, आप गूगल कर लेंगे, 5वीं पास थे वो, और वो नेहरू जी के सेक्रेटरी थे, और तमिलनाडु के क्या बने वो, सीएम बने, आपको भी पता है ना, कांग्रेस से जुड़े हुए थे, सीएम बने, 5वीं पास थे वो। और नेहरू जी ने किसी आईसीएस को अपना पीए नहीं रखा, उनको रखा। आईसीएस मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद तक आईएएस ऑफिसर जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, उसको केंद्रीय सिविल सेवा यानी इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से जाना जाता था। तो उनके अधिकारियों की जगह पे इनको रखा गया था, के कामराज को। उमा भारती को तो आप जानते हैं, उनकी भी एजुकेशन 5वीं पास है। आपने उनका भाषण सुना? जी बिल्कुल। हिंदुत्व की लहर उन्होंने जगाई। उनके भाषणों में जो जोश मिलता है वो किसी पीएचडी वाले में मुझे नजर नहीं आता। और जब वो सीएम थी उन्होंने काफी डेवलपमेंट वर्क किए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं हिंदुत्व को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ या सेकुलरिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ये अलग अलग राजनीतिक मुद्दे हैं, इसमें क्या सही है क्या गलत है इसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ, बट जिसने जो अच्छा काम किया उसके बारे में बोल रहा हूँ। अन्ना हजारे को तो आप जानते हैं। बिल्कुल, अन्ना हजारे एक सामाजिक कार्यकर्ता। सबसे पहले अन्ना जी को बारे में आप जानिए कि वो फौज में थे, और फौज में वो ड्राइवर ट्रेड के थे। हमारी एक पूर्व आईपीएस जो डीजी रह चुकी हैं, किरण बेदी। तीसरे व्यक्ति हैं जनरल वीके सिंह, जो एनडीए गवर्नमेंट में विदेश राज्य मंत्री रह चुके हैं। ये सब उनके मंच से निकले। जनरल वीके सिंह इंडियन आर्मी का जनरल, एक सिपाही के पांव छू रहा है, मंच पे आपने देखा होगा, छू रहा है मतलब छू रहे थे उस वक्त। तो क्या वहाँ पे एजुकेशन काम आया था? नहीं, वहाँ पे जो जनता पे पकड़, जनता के मुद्दों के ऊपर बातचीत और एक आंदोलन, किस प्रकार से आप जूझते हैं जनता के मुद्दों के लिए, वो काम आया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तो एजुकेशन काम नहीं आ रहा है ना। तो एजुकेशन को जोड़ना राजनीति से बिल्कुल गलत है। हाँ, कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि एक चपरासी के लिए भी एग्जाम होता है, एक प्यून के लिए, बट पॉलिटिक्स के लिए एग्जाम नहीं होता। बिल्कुल, चपरासी होना या देश का ब्यूरोक्रेट होना अलग चीज़ है, और जनता, कोई नेता ऐसे ही नहीं बन जाता है, संघर्षों की आग में तप करके बनता है। हाँ, कुछ लोग हैं जो परिवारवाद की वजह से राजनीति में आ जाते हैं, लेकिन अगर उनके अंदर क्वालिटी नहीं है तो 2 साल 1 साल 6 महीने भी राजनीति में नहीं टिक पाएंगे। उदाहरण कई लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, और जिनके परिवार के लोग 2-3 पीढ़ियों से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके अंदर क्वालिटी है वो राजनीति में टिकेंगे, अगर उनका सोच साफ होगा और वो जनता की सेवा करना चाहते हैं तो। मेरा ऐसा मानना है। अब आप जनता क्या सोचती है, दर्शकगण क्या सोचते हैं, उनकी अपनी ओपिनियन है। आप मुझसे सहमत हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा है आशुतोष जी। सर, कई सारे राजनीतिक पार्टियों में देखा है कि उनके पार्टी में ही खुद एक मत नहीं रहता है, या कई ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जो उनको एक सामाजिक कार्यकर्ता के अनुसार या फिर एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े रहने पर उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आशुतोष जी, ऐसा है आशुतोष जी। मेरा थोड़ा गला खराब है, वायरल देख रहा हूं, समझ रहा हूं सर, तो बोलने में मुझे थोड़ी सी कुछ दिक्कत भी हो रही है, लेकिन उम्मीद है कि 2-3 दिनों में ठीक हो जाएगा। दवा वगैरह मैंने लिया है। अब आपके सवाल पे आता हूँ। आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहले राजनीति में देखिए अलग अलग राजनीतिक विचारधाराएं हैं, कोई राइटिस्ट है तो कोई लेफ्टिस्ट है। जी बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो कोई नेशनलिस्ट कहता है अपने आप को, तो कोई अपने को सेकुलर कहता है, तो कोई अपने को हिंदू राष्ट्रवादी कहता है, कोई अपने को समाजवादी कहता है, कोई साम्यवादी कहता है, यही ना? जी। हो सकता है मैंने किसी वर्ड का इंग्लिश और हिंदी में दोबारा नाम ले लिया हो, कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग राजनीतिक विचारधाराएं हैं, इनमें टकराव भी स्वाभाविक है, लेकिन ये टकराव राजनीतिक होना चाहिए, यानी कि पॉलिटिकल होना चाहिए, पर्सनल नहीं। अब पॉलिटिकल टकराव को आप, पॉलिटिकल क्लैशेस को आप पर्सनली नहीं लेना है। अब जैसे कि आप किसी अलग विचारधारा को मानते हैं, मैं अलग विचारधारा को मानता हूँ। राजनीति में जो लड़ाई है, राजनीति में मुद्दों के ऊपर आधारित होना चाहिए और उसमें सुचिता होनी चाहिए। बातचीत जो है, आप एक दूसरे का कड़ा विरोध करें, लेकिन जो विरोध की जो भाषा है संयमित और मर्यादित होनी चाहिए। मैं देखता हूं कि मंच में, टीवी डिबेट्स में लोग गाली गलौज हाथापाई पे उतर आते हैं। इससे बाहर के देशों में, जो हमारे दुश्मन देश हैं, जो हमको मतलब गिराना चाहते हैं, वहाँ संदेश जाता है कि भारत में जो डेमोक्रेसी है बहुत ही घटिया दर्जे की डेमोक्रेसी है। तो इसका मैं कहीं से भी मतलब समर्थन नहीं करता हूँ। जो भी हमारे नेतागण हैं वो अपने आप को एजुकेट करें। एजुकेट करने का अर्थ ये नहीं है कि आप कॉपी किताब लेके पढ़ने के लिए बैठ जाए, नहीं। अपनी भाषा को संयमित करें, मर्यादित करें, रोज कुछ नई चीज़ें सीखें, अपने आप में बदलाव लाएं, पेशेंस रखें, सुनने की क्षमता रखें, पहले सुने फिर बोले, और विरोध करें, कड़ा विरोध करें, लेकिन आपके विरोध मर्यादित होनी चाहिए। किसी के दिल को नहीं दुखाना है, कोई भी मतलब ऐसे खराब शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, खास करके जाति सूचक, धर्म सूचक शब्दों का, या यहाँ तक कि देखता हूँ लोग माँ बाप के ऊपर, खून के ऊपर, डीएनए के ऊपर बात करने लगते हैं। बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसा। तो अगर हम इस प्रकार से करेंगे, अगर इन चीज़ों में मतलब हम जो भी मतलब राजनीतिक आंदोलन कर रहे हैं उसमें भी विरोध करना है, संघर्ष करना है, लेकिन आप मर्यादा में रहें, मर्यादा में रहकर करें और मंच तक इससे जो, हाँ, पर्सनल ना ले, जी बिल्कुल, पर्सनल ना ले इसको।
क्योंकि पर्सनल में कहीं ना कहीं देखिए हमारी जनता के किसी से ऊपर- दुश्मनी जी, नहीं, कहीं ना- पर्सनली कभी नहीं लेना है। राजनीतिक विरोध सिर्फ राजनीतिक होना चाहिए, निजी नहीं। निजी नहीं, मेरा ऐसा मानना है। निजीकरण होने के कारण तो जनता के ऊपर भी तो असर पड़ता है, हाँ, हाँ। उनके कार्यों पे असर पड़ता हाँ है। हाँ बिल्कुल। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत ही कीमती समय दिया अपना। सो आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलेंगे कई विभिन्न मुद्दों के साथ, तब तक लिए नमस्कार।